हाय, दिस इज अरुण। आज हम जानने वाले हैं डू, डज और डिड के सभी प्रयोगों के बारे में। बहुत सारे प्रयोग होते हैं डू, डज और डिड के। तो किन किन तरीके से, किन किन कॉन्सेप्ट्स में हम डू, डज, डिड का प्रयोग करते हैं, आज हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो स्टडी करेंगे, जो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है, वह है हमारा डू, डज, डिड का एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा डू, डज, डिड का यूज हमारा एज अ मेन वर्ब, है ना। मेन वर्ब मतलब किसी भी सेंटेंस में डू, डज का यूज एक मुख्य क्रिया के रूप में होता है। हम जानते हैं डू और डज ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज किए जाते हैं। और अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आपने स्टडी की हो तो वहां हम जानते हैं कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है उनके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम केवल डू का यूज करते हैं। लेकिन फिलहाल हम जो यूज पढ़ रहे हैं डू, डज और डिड का, वह डू और डज का वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं हम मेन वर्ब के रूप में एज अ मेन वर्ब। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहे तो उसके साथ में हम डू का यूज करते हैं। कब? जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो। और यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहता है तब हम उसके साथ में डज का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो डू और डज का यूज सेंटेंस में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में मेन वर्ब के रूप में भी होता है ना। तो ये देख लीजिए आप, डू के साथ डू का यूज करेंगे हम यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, और डज का प्रयोग करेंगे यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ठीक है, अब हम इनका यूज करेंगे सेंटेंसेस के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में। तो लेते हैं हम कुछ एग्जाम्पल। वह कार्य करता है। ठीक है, वह कार्य करता है। यहां आप देखिए कार्य करता है ना, यही हमारा सब्जेक्ट है और करना यहां पे हमारा वर्ब है। तो डू और डज का जो यूज है वह करना के अर्थ में भी आता है मेन वर्ब के रूप में, है ना। तो वह कार्य करता है, इसका ट्रांसलेशन होगा ही डज वर्क। एग्जाम्पल हो, रेखा कार्य करती है। रेखा कार्य करती है ना, रेखा कार्य करती है। तब आप कहेंगे रेखा कार्य करती है ना। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और ये देखिए यहां भी हम डू, डज का यूज एज अ मेन वर्ब करने वाले हैं। रेखा कार्य करती है, तो रेखा डज वर्क, है ना। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम। रजत कार्य करता है ना। रजत कार्य करता है, हो जाएगा रजत डज वर्क। रजत डज वर्क। हो, वह कार्य करता है, मनोज कार्य करता है, सरला कार्य करती है, लता कार्य करता है। तो इन सब की अंग्रेजी रजत डज वर्क, लता डज वर्क, मनोज डज वर्क। अब सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल रहे तो फिर हम करना के अर्थ में डू का यूज करेंगे, कुछ इस तरीके से। वे कार्य करते हैं, है ना। वे कार्य करते हैं। सब्जेक्ट जो है हमारा, देख रहे होंगे आप, ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ में हम डू का यूज करेंगे एज अ मेन वर्ब, है ना। वैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव रहता है तब हम डू या डज प्लस नॉट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर अफर्मेटिव में ही हम डू या डज का यूज कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन याद रहे यह प्रयोग, ये जो यूज हम कर रहे हैं वह आपका एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं है, बल्कि ये आपका यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में है ना। तो वे कार्य करते हैं, दे डू द वर्क। कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम अपना कार्य करते हो। तुम अपना कार्य करते हो। तुम अपना कार्य करते हो, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा यू डू योर वर्क। यू डू योर वर्क। ये जानते हैं आप, योर का यूज इस सेंटेंस में एक पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है।
अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग एक मेन वर्ब के रूप में होता है, कुछ इस तरीके से। है ना, पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग एक मेन वर्ब के रूप में होता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं, डू का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट होने पर करते हैं और डज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर करते हैं, वहीं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग प्लूरल और सिंगुलर दोनों तरह के सब्जेक्ट के साथ में होता है। देखिए डिड, तो आप इसका यूज करते हैं सिंगुलर के साथ भी, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तब वहां आप डिड का यूज कर सकते हैं, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहे तो भी आप डिड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डू डज या डिड का यूज एज अ मेन वर्ब, तो यहां पर डिड का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम मेन वर्ब के रूप में करने वाले हैं। अगर एग्जांपल हो कुछ इस तरीके से, रोहित ने कार्य किया, रोहित ने कार्य किया, ये हमारा एक पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। यहां पर जो वर्ब है वह हमारी करना है। हम जानते हैं डू डज या डिड का, डू का एक मतलब करना होता है और डू की सेकंड फॉर्म रहती है डिड, है ना। पास्ट इंडेफिनिट में हम हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। रोहित ने कार्य किया, तो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा रोहित डिड द वर्क, यानी रोहित ने कार्य किया। तो अब आप ये देखिए, यहां डिड का यूज एक मेन वर्ब के रूप में हुआ है और डिड जो है हमारी वह डू की सेकंड फॉर्म है, डू की पास्ट फॉर्म है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं। रजत ने कार्य किया, है ना, रजत ने कार्य किया। अब आप देखिए, ये सेंटेंस भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। यहां पर भी हम डिड का यूज एज अ मेन वर्ब करने वाले हैं। रजत ने कार्य किया, रजत डिड वर्क, रजत डिड वर्क, है ना। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम डू डज और डिड का यूज एज अ मेन वर्ब करते हैं। हम जान गए हैं कि डू डज का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है एज अ मेन वर्ब, और इसके अलावा डिड का यूज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एज अ मेन वर्ब भी करते हैं। ठीक है, अब हम अगला स्लाइड में जो लेके आ रहे हैं वह डू डज डिड का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब या फिर एज अ ऑक्सिलरी वर्ब करने वाले हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा डू डज या डिड का यूज एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में डू डज डिड का यूज हम एज अ हेल्पिंग वर्ब करते हैं या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू डज का यूज करते हैं। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ में हम डज प्लस नॉट का यूज करेंगे, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा तो उसके साथ में डू नॉट का हम यूज करेंगे। कब? जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा या सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होगा। तो हम लोग जो फिलहाल यूज कर रहे हैं डू, हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहे तो उसके साथ में हम डू का यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो उसके साथ में हम यूज करेंगे डज का। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। और हमेशा याद रखिए, डू डज दोनों के साथ में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। लेते हैं हम कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है हमारा, सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है ना। तो अब आप देखिए, सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है, इस सेंटेंस को आप देख रहे हैं, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा सचिन है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहता है तो उसके साथ में हम डज का यूज करते हैं, और डज एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां पर प्रयोग की जा रही है, या हम कह सकते हैं एज ए ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डज का हम यूज कर रहे हैं। तो सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है ना। तो इसका ट्रांसलेशन होगा सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट, सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट। कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं ओरली। वह बाजार नहीं जाती है, तो हो जाएगा उसका शी डज नॉट गो टू मार्केट। रोहित क्रिकेट नहीं खेलता है, रोहित डज नॉट प्ले क्रिकेट। मनोज आम नहीं खाता है, मनोज डज नॉट हैव फूड या मनोज डज नॉट ईट फूड। अगला
हम देखते हैं जब हमारा सब्जेक्ट कोई प्लूरल हो, है ना, प्लूरल के साथ में हम डू का यूज करेंगे। डू का यूज किस तरीके से, वो होगा हमारा किसी हेल्पिंग वर्ब के रूप में या फिर किसी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। वे तुम्हारा इंतजार नहीं करते हैं। वे तुम्हारा इंतजार नहीं करते हैं, है ना। तो हो जाएगा आपका दे डू नॉट। अब आप ये देख लीजिए, जो देखने वाली बात है वो ये है कि इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा दे, वह हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो दे डू नॉट वेट फॉर यू, वो आपका इंतजार नहीं करते हैं, है ना, वो तुम्हारा इंतजार नहीं करते हैं। तुम सचिन को नहीं बुलाते हो। अगला है हमारा तुम सचिन को नहीं बुलाते हो, है ना, तुम सचिन को नहीं बुलाते हो जाएगा हमारा। चूंकि तुम जो है ना, ये भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी हम डू का यूज करेंगे, डू नॉट का यूज करेंगे। तुम सचिन को नहीं बुलाते हो, यू डू नॉट कॉल सचिन, है ना। हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट या फिर किसी का नेम आ जाए तो वहां पर हम सिंगुलर, वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डज का यूज करते हैं। अगर हमारे सब्जेक्ट्स प्लूरल रहें, जैसे कि यू है हो गया, वे हो गया, या फिर राम और श्याम हो गए, इस तरीके से जो हमारे सब्जेक्ट रहते हैं वह प्लूरल रहते हैं और उनके साथ में हम डू का यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमारे पास पर्याप्त एग्जांपल हो गए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। अब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम दोनों ही सब्जेक्ट होने पर, दोनों ही तरह के सब्जेक्ट होने पर, दोनों ही तरह से मतलब है चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, तो उन सभी के साथ में हम डिड का यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और ये सिंगुलर के साथ में भी यूज हो जाएगी और आपका प्लूरल के साथ में भी यूज की जा सकती है ना। ध्यान रहे, तो सिंगुलर प्लूरल का इसमें कोई ज़्यादा भेद नहीं है, कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। जिसे चाहे आप, जिस दोनों के साथ में हम डिड का यूज कर सकते हैं, जहां हमारा मन करे वहां हम डिड का यूज कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब या फिर एज अ ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। रोहित ने क्रिकेट नहीं खेला, है ना, रोहित ने क्रिकेट नहीं खेला, तो हो जाएगा हमारा रोहित डिड नॉट प्ले क्रिकेट, है ना। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। रोहित ने क्रिकेट नहीं खेला। ऐसे ही हो, अगर कोई सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो उसके साथ भी हम डिड का यूज करेंगे। उन्होंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया, उन्होंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया, तो ये सेंटेंस भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है और इसके साथ में हम डिड का यूज करेंगे। उन्होंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया, उन्होंने यानी कि वे तुम्हारा इंतजार नहीं करते थे या उन्होंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया, तो उन्होंने की अंग्रेजी होती है हमारी दे, और उन्होंने यानी दे जो है वो हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन हम डिड का ही यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। इस तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम डिड का यूज करेंगे या फिर उसके साथ में कुछ अलग किसी चीज़ को लेके आएंगे। चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, सभी के साथ में हम डिड का यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होने पर, उन्होंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया, दे डिड नॉट वेट फॉर यू, दे डिड नॉट वेट फॉर यू, है ना। तो इस तरीके से हमारा, मुझे लग रहा है कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सभी के साथ में डिड का यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 है हमारा डू, डज और डिड के यूज में, कि अगर किसी बात को जब जोर देकर कहा जाए, यानी उसमें स्ट्रेस दिया जाए किसी बात को कहते हुए, या फिर किसी बात को जब आप कह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं,
यानी कि किसी बात को बहुत ज्यादा जोर दे करके कह रहे हैं आप, उसको ये बता रहे हैं कि ये कार्य जरूर हुआ है। अवश्य शब्द आ जाए, जरूर आ जाए, या सेंटेंस में तो आ जाए। कौन से सेंटेंस इसमें? जो सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हों या फिर पास्ट इंडेफिनिट के हों। पास्ट इंडेफिनिट के रहेंगे तब आप तो, जरूर या अवश्य के लिए डिड का यूज करेंगे, और अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो फिर वहां पर आप डू या डज का यूज करेंगे। फिलहाल हम शुरू करेंगे डू या डज के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जब किसी भी सेंटेंस में अवश्य शब्द आ जाए, जरूर आ जाए या फिर तो आ जाए, मतलब ये कि जब आप कोई भी सब्जेक्ट जब किसी बात को बहुत ज्यादा जोर दे करके कहता है, स्ट्रेस के साथ में कहता है कि मैं ही खेलता हूं, मैं खेलता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं, वह बाजार जाता तो है, रेखा इस कार्य को अवश्य करती है, तब आप डू डज का यूज करते हैं। और याद रहे, इन सेंटेंसेस में डू या डज का यूज आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं करते हैं, बल्कि आप ये शो करते हैं कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है हमारा वो किसी बात को बहुत ही जोर दे करके कह रहा है, स्ट्रेस के साथ में कह रहा है। देखिए, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हमारा। तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू का यूज प्लूरल वर्ब्स के साथ में होता है और डज का यूज सिंगुलर वर्ब्स के साथ में होता है ना। एग्जांपल लेते हैं हम, वह खेलता तो है ना, वह खेलता तो है। अब देखिए इस सेंटेंस में तो आया है, वह खेलता तो है, यानी जो कोई किसी से पूछता है क्या वह खेलता है, तो जब कोई व्यक्ति इस बात का जवाब देता है कि हाँ वह खेलता है, तो इस बात में एक हल्कापन है। लेकिन अगर वो ये बोलता है वो खेलता तो है, तो इसका मतलब ये कि वो जोर दे रहा है कि हाँ वो इस काम को करता है, अवश्य करता है, जरूर करता है। तब आप इस तरह के सेंटेंसेस में डू का यूज करेंगे या फिर डज का यूज करेंगे। तो याद रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट यदि रहेगा तब आप डज का यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो फिर आप डू का यूज करेंगे। कौन से टेंस में? जहां पर टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो। चलिए देखते हैं, वह खेलता तो है, तो हो जाएगा आपका ही डज प्ले, वह खेलता तो है। ऐसे ही एक एग्जांपल हो, मैं पढ़ता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं, है ना, तो हो जाएगा आपका आई डू रीड। अब देखिए आप यहां पर इस सेंटेंस में कि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा जोर देकर के कह रहा है, वो बार बार इस बात को पूरा दबाव बना रहा है कि मैं पढ़ता तो हूं, वह खेलता तो है, ही डज प्ले, है ना। तो देखिए यहां पर ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने डज का यूज किया है ना। और अगर सेंटेंस आपका प्लूरल है तो फिर आप डू का यूज करेंगे, है ना। कुछ इस तरीके से, बे बाजार जाते तो हैं, बे बाजार जाते तो हैं, बे बाजार जाते तो हैं, है ना। तो दे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में आप डू का यूज करेंगे। दे डू गो टू मार्केट, है ना, दे डू गो टू मार्केट, में बाजार जाते तो हैं। तो यहां पर जो डू डज का यूज हो रहा है वह तो के अर्थ में हो रहा है। कब? जब किसी बात को बहुत ज्यादा जोर दे करके कहा गया हो, है ना। ऐसे ही हम बात करेंगे कि अगर टेंस हमारा पास्ट हो जाए, है ना। अब तक हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं हम, अगर टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है और जब उसमें बात को बहुत ज्यादा जोर दे करके कहा जा रहा होता है तो फिर हम डू या डज का यूज करते हैं, और अगर टेंस हो हमारा पास्ट इंडेफिनिट तो फिर हम डिड का यूज करेंगे। कब? जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी बात को बहुत ज्यादा जोर दे करके कहता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एक बात का हम ध्यान रखेंगे, और इससे पहले भी मैं इस बात को बता चुका हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको इस तरह की कोई बाध्यता नहीं रहेगी कि डिड की सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे या प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हम किसका यूज करेंगे। तो डिड के साथ में हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपके मन में आए, आप दोनों के साथ में डिड का यूज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह की कोई बाध्यता आपको रहने वाली नहीं है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। बे बाजार जाते तो थे, बाजार जाते तो थे, है ना। तो हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, ये हो जाएगा आपका दे डिड गो टू मार्केट, है ना, वो बाजार जाते तो थे। अगर हो तो बे बाजार जरूर जाते थे, तब भी आप सेंटेंस को डिड से ही बनाते, तब भी आपका सेंटेंस की ट्रांसलेशन सेम रहती। अगर कुछ इस तरीके से होता, बे बाजार अवश्य जाते थे, तब भी आप डिड ही लगाते, है ना। हो कुछ इस तरीके से, तुम
क्रिकेट अवश्य खेलते थे, है ना, तुम क्रिकेट अवश्य खेलते थे या जरूर खेलते थे। पास्ट इंडेफिनिट का है ये हमारा, तो हो जाएगा यू डिड प्ले क्रिकेट, है ना। तो आसान इस तरीके से समझ में आ गया होगा। मतलब ये कि जब किसी भी बात को बहुत ज्यादा जोर दे करके कहा जाए या किसी भी बात को बहुत ज्यादा स्ट्रेस के साथ में कहा जाए, तब आप डू डज और डिड का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट होने पर आप डू और डज का यूज करते हैं, और अगर टेंस आपका पास्ट का हो तब आप डिड का यूज करेंगे। कब? जब सेंटेंस में तो आ जाएगा, अवश्य आ जाएगा या फिर जरूर आ जाएगा। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। डू डज के कॉन्सेप्ट नंबर 4 के रूप में हमारे साथ आज हम लेकर के आए हैं डू डज प्लस नथिंग बट का कॉन्सेप्ट। क्या होता है? मतलब जब आपको ये कहना होता है कि वह खेलता ही रहता है, वह पढ़ता ही रहता है, वह सोता ही रहता है, तब आप डू डज प्लस नथिंग बट का यूज करते हैं कुछ इस तरीके से। उसका हम एक एग्जांपल देते हैं। वह खेलता ही रहता है ना। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ में हम डज का यूज करेंगे, है ना। वह खेलता ही रहता है, ही डज नथिंग बट प्ले। वह खेलता ही रहता है ना। वह पढ़ता ही रहता है, वह पढ़ता ही रहता है ना। उसका जो काम है वो लगातार जारी रहता है, वह पढ़ता ही रहता है। आप करेंगे he does nothing but study। वह पढ़ता ही रहता है ना। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम। वह मुस्कुराता ही रहता है ना। वह मुस्कुराता ही रहता है। हो जाएगा हमारा he does nothing but smile। अगर हम वास्तव में इस सेंटेंस को तोड़ के देखें तो कुछ इस तरीके से होता है, he does nothing but smile। वह कुछ नहीं करता सिवाय मुस्कुराने के। अगर ऐसे भी हो कि वह कुछ नहीं करता सिवाय मुस्कुराने के, तब भी आप सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन करेंगे वो कुछ ऐसे ही करेंगे, सेम ट्रांसलेशन रहेगा। अब बात आती है कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो और टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, तो कुछ ट्रांसलेशन इस तरीके से रहेगी, वे सोते ही रहते, वे सोते ही रहते हैं, है ना। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, तो इसके साथ में हम डू का यूज करेंगे। दे डू नथिंग बट स्लीप। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत स्मार्ट तरीके से आप इस तरह के सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ये जो आप कॉन्सेप्ट को फिलहाल आप पढ़ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट केवल आपका लिखने के उद्देश्य ही नहीं है, बल्कि आपका स्पीकिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। अगर बार बार आप इस तरह के सेंटेंसेस का यूज करेंगे तो ये सेंटेंस या इस तरह की जो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है वो है आपकी ज़ुबान पर चढ़ जाएगा और आप बेहतर तरीके से अंग्रेजी को बोल पाएंगे, है ना। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। वे झूठ बोलते ही रहते थे, वे झूठ बोलते ही रहते हैं, है ना। यहां भी सब्जेक्ट जो है हमारा वह प्लूरल है। दे डू नथिंग बट टेल अ लाई, है ना। वह झूठ बोलते ही रहता है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। वह नाचता ही रहता है, वह सोता ही रहता है, वह पढ़ता ही रहता है, तुम बाजार जाते ही रहते हो, वह उसकी नकल करता ही रहता है, राहुल हमेशा होमवर्क पूरा करता ही रहता है, आपकी माताजी सारा समय दिन भर खाना बनाती ही रहती हैं। तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस में आप डू डज का यूज करेंगे और इनके साथ रहेगा नथिंग बट, है ना। तो मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा।